जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत लंबे समय के बाद यूट्यूब पर एक मॉक टेस्ट अपलोड कर रहा हूं। आपके आने वाले सभी एग्जाम, चाहे वो आरपीएफ का एग्जाम हो, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हो, या कोई भी एग्जाम रेलवे एसएससी वगैरह का आप देने वाले हो, उन सबको ध्यान में रखते हुए ये मॉक टेस्ट मैं अपलोड कर रहा हूँ। आपका क्या मत है इस मॉक टेस्ट को लेके? क्या आपके विचार है? मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। कंटिन्यू सीरीज इसको हम जारी रखेंगे, इस सीरीज को। तो बिना देर के हुए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और बात करेंगे पहले क्वेश्चन पे। क्या कहा गया है? उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? दोस्तों, आपको बताना है कि जो कंप्यूटर के आउटपुट होते हैं वो टेलीफोन लाइनों पर भेजे जाते हैं। तो किसके द्वारा भेजे जाते हैं? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन है इंटरफेस, इंटरप्रेटर, मॉडेम या आईओ पोर्ट। सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन सी, मॉडेम। मॉडेम वह युक्ति होती है जिसके द्वारा कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित किया जाता है। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, मॉडेम। क्लियर दोस्तों? आप याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब होता है, तो हर साल 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। क्लियर? याद रखना इसके बारे में। और आपसे पूछा जाएगा कि कंप्यूटर का जनक कौन है, तो कंप्यूटर का जनक है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? दोस्तों, आपको बताना है बग क्या है। देखो, बग एक प्रकार का एरर होता है। कंप्यूटर में आने वाली एरर को हम क्या बोलते हैं? जवाब होगा आपका बग, मतलब एरर, त्रुटि है। ठीक है, आप याद रखिएगा। तो बग क्या है? बग एक प्रकार की त्रुटि होती है जो किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में आ जाती है। क्लियर? याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। कास्ट स्प्रिट क्या होती है? दोस्तों, कास्ट स्प्रिट, जिसको वुड अल्कोहल भी कहा जाता है, और ये एक प्रकार की जहरीली शराब होती है। तो हम इसको कह सकते हैं कि मैथिल अल्कोहल है। क्लियर? याद रखना कि जो वुड अल्कोहल होता है वो मैथिल अल्कोहल होता है। ठीक है, आप याद रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि जब हम अल्कोहल का सेवन करते हैं, शराब आदि वगैरह का सेवन करते हैं, तो हम लड़खड़ाने लगते हैं, ऐसा क्या कारण है? देखो, हमारे माइंड में ना एक भाग होता है सेरिबेलम। शराब पीने से सेरिबेलम का बैलेंस जो होता है वो खो जाता है, और जब भी सेरिबेलम अनबैलेंस होगा तो हमारी बॉडी लड़खड़ाने लगती है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अल्कोहल का सेवन करने से मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है? तो सेरिबेलम। और ये सेरिबेलम मनुष्य को सीधा खड़ा करने में, सीधा चलने में मदद करता है। ठीक है, आप याद रखिएगा। तो काट आपसे पूछा गया था कास्ट स्प्लिट क्या है? मैथिल अल्कोहल। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बायोडीजल के उत्पादन में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बायोडीजल जब बनता है तो हम किसके द्वारा बनाते हैं? सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन सी, ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन। ऑप्शन सी, ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन। क्लियर? याद रखना। अच्छा, बायोडीजल किस पौधे का बनता है? तो जेट्रोफा, एक पौधा होता है जेट्रोफा, इसका बायोडीजल बनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि बायोडीजल बनाने के लिए जेट्रोफा, जिसको रतन जौत बोलते हैं इस पौधे को हिंदी में, तो आप याद रखना इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर? आप याद रखें। नेक्स्ट है, अमोनिया का गुण कौन सा है? अच्छा दोस्तों, अमोनिया का गुण पूछा गया है। अमोनिया जल में एबले है। ठीक है, अमोनिया गंध रहित गैस है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अमोनिया की तो बहुत तीखी गंध आती है। आप कभी टॉयलेट या वॉशरूम के पास जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत तीखी, नाक में चुभन पैदा करती है इसकी गंध। ठीक है, पीत गैस है? तो बिल्कुल नहीं, पीली गैस नहीं होती। और इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। जी हाँ, यही आपका सही जवाब है। जल में एबले नहीं, अमोनिया जल में ब्ले है। तो आपसे पूछा गया था कि अमोनिया का गुण कौन सा है? अमोनिया के जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। ठीक है, आप याद रखना। अच्छा, अमोनिया का सूत्र है NH3। और जो हमारे फ्रीज होते हैं ना, फ्रीज में कौन सी गैस होती है वर्तमान में? तो अमोनिया होती है। क्लियर? आप याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम है? संगमरमर, चाक, चूना या बुझा चूना? तो आपको बताना है कौन सा। देखो, चाक, चूना और बुझा चूना, ये सारे आपके क्या हैं? ये आपके केमिकल हैं। जबकि संगमरमर जो होता है आपका एक प्रकार का पत्थर होता है। तो विषम कौन सा हो गया आपका? संगमरमर। क्लियर? याद रखिएगा। चलो कमेंट में लिख के बताइएगा बुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बुझे चूने का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट है आपका, जैव निम्नलिखित अपशिष्ट को
किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थों में रूपांतरित किया जाता है? दोस्तों सही जवाब क्या होगा? जो जैव निम्नलिखित होते हैं, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, उसको हम किसके द्वारा उपयोगी बना सकते हैं? आपके ऑप्शन है न्यूक्लियोप्रोटीन, रेडियो सक्रिय पदार्थ, विषाणु या जीवाणु। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, जीवाणु के सहायता से जैव निम्नलिखित अपशिष्ट को उपयोगी पदार्थों में हम बदल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जीवाणु की खोज किसने की थी, तो आप याद रखना एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे लिखा गया विषाणु, विषाणु मतलब वायरस। अगर आपसे पूछा जाए कि वायरस में कितनी कोशिका होती है, तो आप बताएंगे 0। वायरस में कोई भी कोशिका नहीं होती, 0 सेल होते हैं। और वायरस जो है ना, वो ना तो सजीव है और ना ही निर्जीव, बल्कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। क्लियर? आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है? दोस्तों जो बड़े शहर होते हैं ना, उसमें जो वायु को प्रदूषण के लिए सबसे मतलब इंपॉर्टेंट कारक क्या है? वो होता है आपका गाड़ियों का धुआं। और गाड़ियों के धुआं में क्या होता है? आपका लेड होता है। लेड मतलब सीसा होता है। तो जो जैसे बड़े मेट्रोपॉलिटन एरिया होते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, लखनऊ हो गया, तो ऐसे बड़े शहरों में जो हमारी वायु प्रदूषित होती है, वो लेड सीसा के कारण होती है। ठीक है, आप याद रखिएगा। क्लियर? अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि वायु में सबसे ज्यादा कौन सी गैस मिलती है? 78% तो नाइट्रोजन मिलती है। क्लियर? याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता? तो दोस्तों आपको बताना है कि सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रोशनी धरती पर आती है, वो किसके द्वारा रोक ली जाती है? आपके ऑप्शन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ओजोन, हीलियम। सही जवाब क्या होगा दोस्तों? देखो, ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है और ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। अगर ओजोन परत ना होती तब क्या होता? तो अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं वो सीधी धरती पर आती और इससे हमें त्वचा का कैंसर हो सकता था, हमारी आंखों की रोशनी कम हो सकती थी। तो ओजोन परत हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अच्छा, ओजोन डे कब होता है? 16 सितंबर को होता है। ठीक है, 16 सितंबर को हर साल ओजोन डे मनाया जाता है। ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन का सूत्र क्या होता है? अगर आपसे सूत्र पूछा जाए तो ओजोन एक त्रिक परमाणु गैस है, इसके 3 परमाणु होते हैं, O3 इसका सूत्र है। क्लियर दोस्तों? आप याद रखें। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, जो हवाई जहाज के टायर होते हैं या जो गुब्बारे होते हैं उड़ने वाले बड़े, उनमें कौन सी गैस होती है? तो उसमें होती है हीलियम। याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, हीलियम होती है। ऑक्सीजन आप जानते हैं, ऑक्सीजन को जीवनदायिनी गैस कहा जाता है, जलने में सहायता करती है। ठीक है, भोजन के पचने में भी ऑक्सीजन गैस का रोल होता है। ठीक है, आप याद रखें। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य का प्रकाश धरती पर कितने टाइम में आ जाता है, तो 8 मिनट 20 सेकंड में आ जाता है। ठीक है, 8 मिनट 20 सेकंड में सूर्य का प्रकाश धरती पर आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, क्वेश्चन संख्या 10, किस चीज को अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि आप क्या ऐसी चीज खाएंगे जिनसे आप मतलब जनसंख्या का भरण पोषण कर सकते हैं। तो भेड़ बकरी का मांस बिल्कुल नहीं खा सकते। अंडे, इतने अंडे कहाँ से लाएंगे हम? तो हम वनस्पति उत्पाद जो अन्न है, हम अन्न के द्वारा जनसंख्या का भरण पोषण कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा। अच्छा, ये लिखा गया पृथ्वी, पृथ्वी दिवस कब होता है? 22 अप्रैल को होता है। ठीक है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। अच्छा, क्या आपको पता है कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। डेमोग्राफी जनसंख्या का अध्ययन। क्लियर? याद रखिएगा। चलिए, अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि मांस में कौन सा विटामिन नहीं होता? मांस में कौन सा विटामिन नहीं होता? मांस में विटामिन सी नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 11, क्या कहा गया है? बरामिहिर कौन थे? बरामिहिर दोस्तों, प्राचीन काल में बरामिहिर नाम के एक व्यक्ति हुए और इन्होंने खगोल शास्त्र में बहुत काम किया था। ठीक है, तो प्राचीन खगोलज्ञ है। ठीक है, आप याद रखिएगा, बरामिहिर एक खगोल शास्त्री है। क्लियर? याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, क्या आपको पता है कि कोस्मोस किसको कहा जाता है? कोस्मोस। तो आप याद रखना, जो अंतरिक्ष है ना, अंतरिक्ष का एक नाम कोस्मोस भी होता है। और इसमें लगा दो आप कोस्मोलॉजी। तो कोस्मोलॉजी क्या है? कोस्मोलॉजी अंतरिक्ष का अध्ययन होता है। क्लियर? याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? दोस्तों अग्निशमन वस्त्र जो होते हैं वो इस प्रकार की धातु से बनाए जाते हैं जो आग के संपर्क में आने पर भी जलती नहीं है। तो अभ्रक से तो बिल्कुल नहीं बनेंगे, टैल्क से नहीं बनते, किससे बनेंगे? सही जवाब होगा आपका एस्बेस्टॉस। ये प्लेटिनम की एक धातु होती है, एस्बेस्टॉस से बनाए जाते हैं अग्निशमन वस्त्र। क्लियर दोस्तों? याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, बहुराष्ट्रीय
शब्द से क्या तात्पर्य है दोस्तों? बहुराष्ट्रीय मतलब मल्टीनेशनल। इसका मतलब क्या है? देखो, जब कोई कंपनी कई देशों में अपना कार्य संचालित करे तो वो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी बन जाती है। जैसे कोई कंपनी, जैसे टाटा है, टाटा के प्लांट भारत में, टाटा के प्लांट श्रीलंका में, नेपाल में। तो जब कोई कंपनी कई देशों में अपना काम करती है तो वो बहुराष्ट्रीय कंपनी बन जाती है, मल्टीनेशनल कंपनी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्लियर, याद रखिएगा। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? तो दोस्तों, छत्रपति शिवाजी और औरंगजेब के बीच जो मतलब एक दुश्मनी चल रही थी, तो उसको हराने के लिए किसको भेजा था? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, राजा जयसिंह। राजा जयसिंह को भेजा गया था। ठीक है, मेवाड़ के राजा थे राजा जयसिंह, तो इनको भेजा गया था औरंगजेब के द्वारा। क्या आपको पता है कि औरंगजेब जो था इसको जिंदा पीर कहा जाता है? ठीक है, आप याद रखना, औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान शासक हुआ और इसको जिंदा पीर की उपाधि दी गई है। क्लियर, आप याद रखिएगा। अच्छा चलो दोस्तों, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। जो छत्रपति शिवाजी है ना, आपको बताना है कि छत्रपति शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। छत्रपति शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु, कमेंट में लिख के बताइएगा इसके बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 15। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? अच्छा, पहले तो आप जाने कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाली आबादी को हम क्या बोलते हैं? जनसंख्या घनत्व बोला जाता है। और 2011 की जो जनगणना हुई उसमें भारत का जनघनत्व कितना था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए हैं? दोस्तों, बौद्ध साहित्यों की मतलब जो बौद्ध ग्रंथ लिखे गए आरंभ में, वो किस में लिखे गए थे? सही जाओगा आपका ऑप्शन, ऑप्शन ए, पाली भाषा में लिखे गए थे। पाली भारत की प्रथम देशज भाषा मानी जाती है। आप याद रखना दोस्तों, ये पूछा जाता है आपसे। अच्छा, क्या आपको पता है कि भारत में भारतीय भाषा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मैसूर, कर्नाटक का एक शहर है मैसूर। मैसूर में भारतीय भाषा अनुसंधान संस्थान है, आप याद रखेंगे। क्लियर दोस्तों। अच्छा चलो, अभी आपको बताना है क्वेश्चन कि भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं, अभी कितनी बड़ी हैं? पहले आपकी कितनी थी, अब कितनी हो गई हैं? चलो कमेंट में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पुरी 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 उड़ीसा का एक शहर है। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? दोस्तों, भगवान जगन्नाथ। ठीक है, आप याद रखेंगे, भगवान जगन्नाथ के सम्मान में पुरी की रथ यात्रा होती है। और किस राज्य में? उड़ीसा में। ठीक है, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की जो रथ यात्रा निकाली जाती है पुरी में निकाली जाती है, उड़ीसा राज्य में। बहुत फेमस त्योहार है ये, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, क्या आपको पता है कि उड़ीसा का एक त्योहार और आपके एग्जाम में पूछा जाता है, नुआखाई ज्वार, नुआखाई पर्व किस राज्य का त्योहार है? तो ये भी आप याद रखें, उड़ीसा का पर्व है। नेक्स्ट है, गगन नारंग किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, गगन नारंग की अगर हम बात करते हैं तो गगन नारंग ये शूटिंग करते हैं। ठीक है, गगन नारंग शूटर है। क्लियर, याद रखिएगा। भारत में खेल दिवस कब होता है? 29 अगस्त को होता है। ठीक है, 29 अगस्त। चलो एक क्वेश्चन और पूछता हूँ आपको, विश्व फुटबॉल दिवस कब होता है? इसका दिवस बताना है। विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 19। क्या कहा गया है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट मेंबर होते हैं वो 5 हैं। कौन कौन से हैं? सही जवाब क्या होगा आपका? चीन है, बिल्कुल है, फ्रांस, रूस, यूएसए और यूके। तो दीज आर 5 नेशन आर परमानेंट मेंबर इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। भारत का सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? तो आपका जवाब होगा जी बिल्कुल नहीं, सुरक्षा परिषद में भारत स्थायी सदस्य के रूप में नहीं आता। क्लियर, याद रखिएगा, ये 5 सदस्य हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। अच्छा चलो, आपको मैं एक चीज बता दूं, जर्मनी, ठीक है, जर्मनी की संसद बहुत पूछता है एग्जाम में। जर्मनी की संसद का नाम क्या है? बुंडसटैग। बुंडसटैग जर्मनी की संसद है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भारत के किस शहर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि भारत में कौन सा ऐसा शहर है जिसमें 2 रेलवे जोन के मुख्यालय हैं? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, मुंबई। मुंबई के अतिरिक्त कोलकाता भी एक ऐसा शहर है जिसमें 2 रेलवे जोन के मुख्यालय हैं। ठीक है, दोनों आप याद रखेंगे, मुंबई और कोलकाता में 2-2 रेलवे जोन के मुख्यालय हैं। क्लियर, याद रखिएगा। अच्छा, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे बना है?
तो वो कर्नाटक में बना है। पहले गोरखपुर में था, अब कर्नाटक में है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन संख्या 19। क्या कहा गया? भारत, सॉरी 21 है। भारत की राजकोषीय नीति का उद्देश्य क्या होता है? देखो, राजकोषीय नीति भारत का जो वित्त मंत्रालय है ना, उसके द्वारा बनाई जाती है। और राजकोषीय नीति का जो मेन उद्देश्य होता है ना, वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का विनियमन होता है। अच्छा, इसने पूछा नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो पूर्ण रोजगार, बिल्कुल। जब बजट आता है तो उसमें रोजगार देने की बात होती है। कीमत स्थिरता, जी, प्राइस स्टेबिलिटी रखी जाती है कि अगर महंगाई बढ़ेगी तो उससे आम जनता परेशान हो जाएगी। संपत्ति और आय का नियोजित विवरण टैक्स की बात की जाती है। तो राजकोषीय नीति भारत के आय और व्यय से संबंधित नीति होती है, लेकिन राजकोषीय नीति में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का विनियमन शामिल नहीं होता। ठीक है, आप याद रखें, भारत में राजकोषीय नीति कौन बनाता है? दोबारा बता, याद रखिएगा, वित्त मंत्रालय के द्वारा राजकोषीय नीति तैयार की जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का विनियमन जो होता है वो डब्ल्यूटीओ करता है। डब्ल्यूटीओ मतलब विश्व व्यापार संगठन, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा। स्विट्जरलैंड का एक शहर है जेनेवा, यहाँ पर इसका मुख्यालय है। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सेंट्रल बैंक के परिणात्मक उधार नियंत्रण उपाय में क्या शामिल नहीं है? अच्छा, देखो, किसी देश का जो केंद्रीय बैंक है उसके जो परिणात्मक, जानते हो ना, क्वांटिटिव, क्वांटिटिव में क्या क्या चीजें होंगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा शामिल नहीं है, तो देखते हैं कौन सा शामिल नहीं है। क्या बैंक दर नीति? बिल्कुल। अगर हमें क्वांटिटी को मेंटेन करना है तो बैंक दर, रेपो दर, इन सबको मैनेज करना होगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुला बाजार प्रचालन, ये भी बिल्कुल होता है। नकदी रिजर्व अनुपात, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो इसको कहा जाता है। ठीक है, तो देखो, बैंक दर भी परिणात्मक उसमें आता है, सीआरआर भी, और ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सारे ही आपके परिणात्मक होते हैं। लेकिन नैतिक दबाव जो होता है ये आपका कैसा होता है? ये आपका क्वालिटेटिव होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा कि किसी देश के केंद्रीय बैंक के परिणात्मक में नैतिक दबाव शामिल नहीं है। किसी देश का केंद्रीय बैंक सरकार के दबाव में काम नहीं कर सकता। तो ये ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अच्छा, भारत का अगर आपसे पूछा जाए सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? आरबीआई। आरबीआई भारत का सेंट्रल बैंक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? अगले प्रश्न में कहा गया है क्वेश्चन संख्या 23, किस बाजार संरचना में बाजार के मांग का वक्र प्रतिनिधि फर्म के मांग वक्र द्वारा होता है? अच्छा, क्या कहने का मतलब है? किस बाजार संरचना में बाजार के मांग का वक्र प्रतिनिधि फर्म के मांग वक्र द्वारा होता है? तो सही, इसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन संख्या 23, इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, अल्प अधिकार बाजार। ठीक है, तो एक ऐसा बाजार जिसमें अल्प अधिकार का बाजार है, तो उसमें मांग का वक्र जो होता है वो फर्म के वक्र के द्वारा होता है। क्लियर, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मिली जुली खेती से क्या तात्पर्य है? दोस्तों, मिली जुली खेती क्या होता है? इसको हम बोलते हैं मिश्रित खेती, है ना, जब हम पशुपालन भी करें और कृषि भी करें। तो आपका सही जवाब होगा पशुपालन और कृषि करना, ये आपकी मिली जुली खेती होता है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि कृषि को हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एग्रीकल्चर जो शब्द है ना, वो एग्री जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है। इस एग्री शब्द का मतलब क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, एग्री शब्द का मतलब होता है मिट्टी। ठीक है, एग्रीकल्चर जो शब्द है उसमें एग्री शब्द का मतलब होता है मिट्टी, और कल्चर मतलब क्या होता है? संवर्धन करना, किसी चीज को उगाना। तो मिट्टी में चीजें उगाना ही एग्रीकल्चर होता है। ठीक है, आप याद रखिएगा। तो मिलीजुली खेती पशुपालन और कृषि से संबंधित होती है। चलिए, नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से क्या घटाया जाता है? दोस्तों, राष्ट्रीय आय अगर हम निकालेंगे तो एनएनपी में से हम क्या घटाएंगे? अप्रत्यक्ष कर घटाते हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, अप्रत्यक्ष कर। राष्ट्रीय आय भारत में इसके आंकड़े कौन जारी करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO। ठीक है, आप याद रखिएगा। और भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय किसने ज्ञात की थी? तो वो थे आपके दादा भाई नेरोजी। और राष्ट्रीय आय का दूसरा नाम क्या है? राष्ट्रीय आय का दूसरा नाम होता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, 4 फैक्टर होते हैं आपके, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, भूमि, मजदूर, पूंजी और उद्यमी। तो ये 4 फैक्टर होते हैं आपके उत्पादन के। दोस्तों, इन्हीं 25 क्वेश्चनों के साथ हम आज की क्लास को बंद करेंगे। आपका रिव्यू चाहूंगा कि ये मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा। फिर मिलूंगा नए मॉक टेस्ट के साथ में। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय।